स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य। इसकी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर ये कह लो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी संस्थाओं के बारे में बात करेंगे जिसने हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्य समाज की। ठीक है, तो आर्य समाज के जो फाउंडर थे वो थे दयानंद सरस्वती जी। तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो आर्य समाज भारतीय समाज और जनजीवन को दिशा प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। यानी कि ये हमारे समाज को, भारतीय समाज को, हमारे लोगों को, ठीक है, ये डायरेक्शन देता है, दिशा प्रदान करता है अपना कार्य करने के लिए। शिक्षा जगत में डीएवी जैसी कोई दूसरी संस्था नहीं है। डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि एजुकेशन के फील्ड में अपना काम करती है। जो डीएवी है सिर्फ उच्च शिक्षा नहीं देती बल्कि हिंदी भाषा के लिए प्रतिबद्धता से कार्य भी करती है। यानी कि ये सिर्फ इसका काम शिक्षा देना ही नहीं है, उच्च शिक्षा देना ही नहीं है, लेकिन हिंदी के लिए जो अलग अलग तरह के जो काम होते हैं, अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो चलाना हिंदी के लिए डीएवी करती है अपने स्तर पर। ठीक है, विद्यार्थी के अंदर हिंदी के प्रति आस्था का भाव भी विकसित करती है, ये डीएवी है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर हिंदी के लिए जो एक आस्था होती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे देश की भाषा है, हमारी राजभाषा है, तो उसके लिए जो आस्था का भाव विकसित करने का काम है वो डीएवी अपने स्टूडेंट्स में, अपने स्कूल के स्टूडेंट में करती है। आर्य समाज ने न केवल स्वराज का सर्वप्रथम उद्घोष किया, यानी कि सबसे पहले इसने सिर्फ स्वराज को ही नहीं दिया बल्कि स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वाभिमान का भी इसने मूल मंत्र दिया हमारे भारतीय समाज को। ठीक है, आर्य समाज ने भारतीय समाज में सद्भावना और एकता का प्रसार हिंदी भाषा और शिक्षा के माध्यम से किया। हमारे समाज में जो अलग अलग धर्मों के प्रति जो सांप्रदायिकता फैली होती है उसमें कमी लाने के लिए, सद्भावना को विकसित करने के लिए, लोगों में एकता लाने के लिए जो भी काम किया है भारतीय समाज में आर्य समाज ने, वो हिंदी भाषा और शिक्षा के माध्यम से किया है। आर्य समाज ने भारत में समय समय पर ऐसे समाज सुधारक दिए हैं जिन्होंने भारतीय परंपरा के साथ साथ हिंदी को भी सम्मान दिया। ठीक है, उसके बाद जो दयानंद सरस्वती थे जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी कठोर निष्ठा का आजीवन पालन किया। यानी कि उन्होंने हिंदी को हमेशा ही अपने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना। ठीक है, एक भाग माना उसको। दयानंद सरस्वती के आदर्शों और सिद्धांतों को उनके बाद के आर्य समाजियों ने प्रसारित किया। अब दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके जो आदर्श होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, तो उनके बाद जो उनके अनुयायी थे, आर्य समाजी जो थे, उन्होंने इसका प्रसार किया, इनके आदर्शों का। उन्होंने हिंदी के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन भी किया, किस तरह से हमें हिंदी को बढ़ाना है, हमारी जो मातृभाषा है उस पर ज्यादा फोकस करना है, किस तरह से हमारी जो भारतीय परंपरा है उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इस चीज के लिए जो मार्गदर्शन करने का काम था वो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। फिर बात करते हैं नागरी प्रचारणी सभा के बारे में। तो नागरी प्रचारणी सभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हिंदी के विख्यात साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर दास ने 16 जुलाई 1893 में की थी। ठीक है, हिंदी के एक साहित्यकार थे बाबू श्याम सुंदर दास। 16 जुलाई 1893 में उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारणी सभा बेसिकली जो हमारी देवनागरी लिपि है उसके द्वारा, उसके नाम पर इसको किया गया था। इस सभा की स्थापना कर उन्होंने साहित्य समाज का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, जो साहित्य पूरा समाज था उसको एक जगह, एक मंच प्रदान किया एकत्रित होने के लिए। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा को विस्तार दिया। स्थापना कर दी बाबू श्याम सुंदर दास ने, और जो उनको पूरी संस्था को विस्तार देने का काम था वो पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने, इन तीनों ने मिलकर किया। हिंदी जब हाशिए पर खड़ी थी तब इन लोगों ने मिलकर हिंदी को आम जनता की भाषा बनाने का कार्य किया। यानी कि जब हिंदी अपने हाशिए पे, अपने खत्म होने की कगार पे थी, अपने विलुप्त होने की कगार पर थी, तब इन लोगों ने मिलकर हिंदी को जनता तक पहुंचाया, आम जनता की भाषा बनाया, हिंदी का प्रचार प्रसार किया। इस सभा के द्वारा शब्दकोश का निर्माण, उपन्यास लेखन और साहित्यिक
चर्चा आदि का कार्य व्यापक स्तर पर किया जाता है। यानी कि अब इस सभा का निर्माण तो हो गया था, अब इसका सिर्फ यही मकसद नहीं था कि सभी लोग एक साथ आगे वो सब अपना काम करेंगे, लेकिन हिंदी के लिए जो शब्दकोश का निर्माण था, कितना शब्द भंडार है हिंदी के पास, उसका निर्माण करने का काम इस सभा ने किया। अलग अलग जो लेखक थे उन्होंने उपन्यास लेखन का काम किया, उसको अनुवाद करने का काम किया, और साहित्यिक चर्चाएं आदि जिसपे किस तरह से साहित्य में हम संशोधन कर सकते हैं, साहित्य को किस तरह से हम फैलाएं, किस तरह से जो पाठक है साहित्य साहित्य में अपना इंटरेस्ट दिखाएं, तो इनके लिए जो भी चर्चाएं करने का काम था, उसका जो आयोजन होता था वो नागरी प्रचारणी के द्वारा व्यापक स्तर पर किया जाता था। जब हिंदी भाषा की नई रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब इस सभा ने इसमें अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, अब हिंदी का हमें पता है इसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं पहले से। ठीक है, तो जब नई भाषा की रूपरेखा तैयार हो रही थी, हिंदी की नई रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब इस शाह ने अपना योगदान दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने नेतृत्व में इस सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब जब इसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने नेतृत्व संभाला पंडित मदन मोहन मालवीय ने, तो इन्होंने क्या काम किया कि जो अलग अलग क्षेत्र थे उनमें हिंदी का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। जैसे कि साउथ में अगर हम जाते हैं, साउथ में अलग कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं वहां पे प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी को पूरे देश में फैलाने का जो काम था वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। हिंदी को अदालती और प्राथमिक विद्यालय की भाषा बनाने पर इन्होंने जोर दिया था। यानी कि जो केस वगैरह लड़े जाते हैं, जो सुनवाई होती है अदालतों में, वो हिंदी में हो, और जो भी जजमेंट आता है, जो फैसला आता है, वो हिंदी में आना चाहिए, जिससे कि जो जनता है वो आराम से समझ सके उस चीज़ को। और प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी लेवल होता है उसमें जो बच्चे की एजुकेशन होती है, बच्चे की जो शिक्षा होती है, वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में होनी चाहिए। तो ये जो पूरी की पूरी जो सभा थी, नागरी प्रचारणी सभा, उसने हिंदी को अदालती और प्राथमिक विद्यालय की भाषा बनाने पर इसने जोर दिया था। हिंदी में दो पत्रिकाएं हैं, एक है सरस्वती और एक है हिंदी शब्द सागर। तो ये जो दोनों पत्रिकाएं हैं वो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा इसको चालू किया गया था, उसको शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं हम अगली संस्था की, तो वो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। अब ये जो दक्षिण भारत में काम करने, हिंदी का प्रसारित करने का काम ये सभा करती है। तो 1918 में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में इंदौर में इस सभा की मजबूत नींव तैयार हुई। ठीक है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुआ 1918 में, तो वहीं पे इस सभा की एक यहाँ पे नींव तैयार हो गई थी। दक्षिण भारत में हिंदी को मजबूत बनाने के लिए महात्मा गांधी को प्रथम प्रचारक के रूप में वहां पे भेजा गया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत के अंदर में। तो इस सभा के जो पहले प्रचारक थे वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंदी को दक्षिण में बहुत ज्यादा इस वहां पे फैलाया था, उनको प्रचार किया था। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार साहित्य सम्मेलन द्वारा ही संपन्न हुआ था। दक्षिण भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार कर सके, इसलिए समय समय पर वहां पे साहित्य सम्मेलन हुआ करते थे, जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य के अलग अलग जो कवि थे, लेखक थे, वो एकत्रित हुआ करते थे और वहां पे हिंदी के लिए काम करते थे। 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास का नाम बदलकर दक्षिण भारत प्रचार सभा में इसको परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास में हुआ था, तो उसका नाम उसी को बदलकर दक्षिण भारत प्रचार सभा कर दिया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में हिंदी के हित में कार्य किया। जो भी साउथ के जितने भी स्टेट हैं, दक्षिण में जितने भी राज्य हैं, वहां सभी में दक्षिण भारत जो हिंदी प्रचार सभा है उसने काम किया। जैसे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, ठीक है, और भी जो स्टेट होते हैं उनमें काम किया किसने? इस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने। हिंदी के विशेष विद्यालय, महाविद्यालय और शोध संस्थान इस संस्था के द्वारा, इस सभा के द्वारा खोले गए थे। फिर बात करते हैं साहित्य अकादमी की। अब साहित्य अकादमी जो है, साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय भाषाओं की एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब साहित्य अकादमी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा नहीं आती है, क्योंकि ये है भारत सरकार के द्वारा, तो इसमें जितनी भी भारतीय भाषाएं आती हैं वो सभी की सभी इसमें आ जाती हैं हमारी साहित्य अकादमी में। इसके द्वारा देश भर की साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का यहाँ पे प्रकाशन किया जाता है। अलग अलग तरह की जो हमारी साहित्यिक गतिविधियां होती हैं उनका आयोजन साहित्य अकादमी के द्वारा किया जाता है। अलग अलग भाषाएं की जो पुस्तकें होती हैं उनको पब्लिश करने का, उनको प्रकाशित करने का काम ये सभा करती है। फिर इसकी जो स्थापना है वो 12 मार्च 1954 में करी गई थी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा
साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय भाषाओं को विशेष इसमें महत्व दिया जाता है। और भी कई तरह की जो विदेशी भाषाएं होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी में काम करने वाले साहित्यकारों और आलोचकों की आर्थिक मदद कर उन्हें लेखन हेतु प्रेरित किया जाता है। अब कुछ ऐसे कवि होते हैं जो कुछ आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, कुछ ऐसे साहित्यकार होते हैं जिनकी रचनाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, पैसे उनके पास कम होते हैं, अपने जीवन का यापन नहीं कर पाते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि जो साहित्य अकादमी है वो उन लोगों की आर्थिक मदद करता है और उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और आपको जितने भी पैसे देने का काम होगा वो हम करेंगे। प्रत्येक वर्ष अकादमी द्वारा प्रत्येक भारतीय भाषाओं की साहित्यिक रचनाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, ठीक है, अलग अलग भारतीय भाषाओं के लिए, और उनकी जो रचनाएं होती हैं, सर्वश्रेष्ठ रचनाएं होती हैं, उनको पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया जाता है इस संस्था के द्वारा। अकादमी का उद्देश्य कृतियों का अनुवाद कर दूसरी भाषा में उनका विस्तार करना भी है, यानी कि अलग अलग तरह की अलग अलग जो भाषाएं होती हैं उनमें जो भी साहित्य होता है उनको दूसरी भाषाओं में उनका अनुवाद करना, उसको ट्रांसलेट करने का जो काम है वो भी इसके द्वारा किया जाता है। अब हिंदी अकादमी दिल्ली का क्या कार्य है एक बार उसको देखते हैं। तो हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट निकाय है। इस संस्था का उद्देश्य हिंदी के साहित्यकारों की कृतियों का प्रकाशन, पुरस्कार और सम्मान देना है। ठीक है, वही सेम काम है जो और भी जितनी भी सभाएं थी, संस्थाएं थी, वो करती आ रही थी। इसकी जो स्थापना है 1981 में दिल्ली सरकार प्रशासन द्वारा की गई थी, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पदेन मुख्यमंत्री इस संस्था का अध्यक्ष होता है और संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति एक निश्चित समय के लिए की जाती है, जिससे कि ये जो पूरी की पूरी संस्था है वो अच्छे से काम कर सके। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है और इसमें एक उपाध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। ठीक है, उनकी जो नियुक्ति होती है वो एक निश्चित समय के लिए की जाती है। अब बात करते हैं ई लर्निंग सरकारी संस्थाओं के बारे में। ई लर्निंग हमें पता है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अलग अलग तरह की जो भी हमारे मीडियम के साधन होते हैं वहाँ पे हम एजुकेशन लेते हैं। अब किस तरह से ये जो ई लर्निंग संस्थाएं हैं वो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हिंदी को प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मुक्त शिक्षा विद्यालय, यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL। फिर आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि IGNOU। अब दोनों ही इंस्टीट्यूट एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि एक ओपन शिक्षा, मुक्त शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को कहीं पे भी किसी भी फिजिकली रूप में किसी कॉलेज में नहीं जाना होता है, उनको सिर्फ एक संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उनका जो कोर्स होता है उसको पूरा करना होता है और वहाँ से वो उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि इसमें जो हमारी समय की बचत होती है वो हो जाती है और जो शिक्षा होती है वो अलग अलग लेवल पे जो जितने गरीब लोग होते हैं वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं SOL में हिंदी को किस तरह से प्रसारित किया जाता है कि आप खुद अभी हिंदी पढ़ रहे हो तो ये आप SOL के थ्रू पढ़ रहे हो। ठीक है, हिंदी के अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं, हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी जो संचार का माध्यम होता है उसके बारे में बात करते हैं, हिंदी का जो साहित्य का इतिहास होता है उसके बारे में बात करते हैं। हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में हिंदी की जो अलग अलग विधाएं होती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो इन सभी के जितने भी कोर्सेज है ना वो सारे के सारे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि SOL में अवेलेबल हैं। अगर हम इसी तरह से IGNOU की बात करते हैं, IGNOU में भी इसी तरह की जो अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हिंदी के भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग जो स्ट्रीम होती हैं वो यहाँ पे दे रखी होती हैं। यहाँ पे हिंदी के लिए जो साहित्य की बात करते हैं, हिंदी की अलग विधाएं होती हैं, हिंदी किस तरह से संचार में एक माध्यम का काम करती है। ठीक है, हिंदी के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो इन इंस्टीट्यूट में, इन सरकारी संस्थाओं में प्रदान किए जाते हैं जो कि ई लर्निंग के माध्यम से अलग अलग विद्यार्थियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी ई लर्निंग संस्थाओं के बारे में और इस वीडियो में बस इतना ही है। और ये जो हमारी यूनिट नंबर 1 है वो खत्म हो रही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है और जल्दी मिलेंगे यूनिट 2 में। थैंक यू।